हे दोस्तों, कैसे हो? देखो, तो मिलिट्री साइंस से अगर एमए कर रहे हो तो देखो, अ, अभी क्या कर दिया है राजस्थान में, तो अभी मुझे नहीं पता, राजस्थान में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ही नहीं है जो एमए कराती हो, लेकिन आगे कराएगी। लेकिन यूपी एमपी वहाँ अगर देखा जाए तो इन दोनों जगह पे सेमेस्टर वाइज जो है एमए की जाती है। सेमेस्टर वाइज का मतलब है एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड, दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है रिटन में होता है, दूसरा पेपर जो होता है ऑप्शनल होता है। फर्स्ट पेपर में आपको जो किताबें दी जाती हैं वो पढ़नी ही होती हैं, करीब 6-7 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और सेकंड, जो फर्स्ट होगा उसमें भी प्रैक्टिकल होगा और सेकंड होगा उसमें भी प्रैक्टिकल होगा। दोनों में फाइल बनानी पड़ेंगी, दोनों में अलग अलग किताब कापियाँ बनानी पड़ेंगी। तो ये तो हो गया पेपर का बात। अब जो पेपर की बात है, अगर दोनों सेमेस्टर ख़त्म हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, मतलब पहली साल में 2 होंगे, दूसरी साल में भी 2 होंगे, मतलब 4 प्रैक्टिकल और 4 पेपर होंगे तुम्हारे सब लोगों के, और 4 बार ही फीस जमा करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल की। तो अब होता क्या है, जो मिलिट्री साइंस में फर्स्ट पेपर तो रिटर्न में कैसे भी लिख दो, ठीक है, वो तो अगर थोड़ा भी आ रहा है तो बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है सेकंड सेमेस्टर में। वहाँ हमें ऑप्शनल जो है क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल एग्जाम में ऑप्शनल आंसर देने होते हैं, जो कि आंसर की में हमें भरना पड़ता है। ऐसे कि बोर्ड एग्जामों में, जो कंपटीशन एग्जामों में हमें जो गोल घेरे करने पड़ते हैं उस तरीके से। तो हम बात करेंगे अब उसी की। देखो, रिटर्न वाला तो आप लोगों को सिलेबस मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा, वो तो लिख दोगे। मेन प्रॉब्लम जो आती है सेकंड सेमेस्टर में आती है, दोनों के में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब एक पेपर दोनों में कॉमन होता है, वो होता है माइनर हिंदी माइनर कार्यालय हिंदी कंप्यूटर का। मतलब कार्यालयों में जो कंप्यूटर जो काम होता है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी जो होती है कार्यालयों की उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो पेपर जो है कॉमन होता है, या फर्स्ट सेमेस्टर में दे लो या सेकंड ईयर के में दे लो, मतलब दोनों साल में 2 पेपर देने पड़ेंगे। अब फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में से या तो पहले फर्स्ट में दे लो या सेकंड में दे लो, और दूसरी के में भी फर्स्ट में दे लो या सेकंड में दे लो, मतलब दोनों में देना अर्जेंट है। तो अभी मैं बता देता हूँ। देखो, माइनर वाला जो हिंदी वाला है वो अभी मेरे पास पेपर नहीं है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, कमेंट करके मुझे बता देना। लेकिन मैं अभी बताता हूँ सेकंड सेमेस्टर का रिटर्न के बाद जो है किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से उसमें ऑप्शनल पेपर आता है हमारे पास, किस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आए। देखो, तो सबसे पहला जो पेपर है हमारा वो है मिलिट्री साइंस में, ये जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है मिलिट्री साइंस एंड। अब इसको देखते हैं अंदर से, अंदर है क्या। ये ऊपर से इस तरीके का आता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से 60 के आंसर देने हैं, जिसका जो टाइम है वो 2 घंटे के आसपास है, और 75 क्वेश्चन इसमें, वो 75 अंक का ये है। मेरी जो सीरीज है बी सीरीज है, इसमें ABCD अलग अलग जो है सीरीजें होती हैं। तो अब इसके अंदर चलते हैं, अब देखते हैं। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देख लो आप लोग। निम्न में से कौन सी रेजिमेंट महिला अधिकारियों को शामिल किया जाता है, किस रेजिमेंट में। दूसरा है वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है। तीसरा है DRDO का गठन कब किया गया था। चौथा है महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था। पांचवा वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार क्या था। 6 पे कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक भारत मैदान जो है भारत के किस राज्य में है। सर्वाधिक पुरातन वेद कौन सा है। 8वां है पांडवों के गुरु कौन थे। 9वां है हाइडेस्पस की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। 10 राजाओं का जो युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है। ये इंडिया मत करके आना, पाकिस्तान करना है ये, ठीक है। मौर्य काल में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सेना अंग का उल्लेख है, और धानवन दुर्ग की विशेषता क्या है। तुर्क मूल रूप से कहाँ के थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। सोमनाथ की जो लड़ाई है कब लड़ी गई थी। उसके बाद है भारत का हेस्टिंगस किस लड़ाई को कहा जाता है। तराइन का द्वितीय संग्राम किसके मध्य लड़ा गया था।
ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए अपने। उसके बाद 19वां है, तरान की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। 20वां है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है। 21वां, दिल्ली सल्तनत की जो कार्य अवधि है वो कब मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, मतलब इनके बीच में कब से कब मानी जाती है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अब बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई। राजपूत सैन्य संगठन निम्न व्यवस्था पर आधारित थे। कौन सी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। अब यहाँ है पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है लड़ी गई थी तो किसके बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर द्वारा प्रयुक्त सामरिकी का नाम क्या था। अब यहाँ है 29वां, भारत में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने चलाया। भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है। 31वां, मनसबदारों की नियुक्ति का अधिकार किसको है। 33वां, जमींदार प्रथा से मनसबदारी प्रथा भिन्न क्यों थी। मुगल काल में तोपखाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। अकबर के सेनांग को साम्राज्य की कुंजी कहा जाता था, मतलब कहता था। 35वां है, मुगल काल में गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था। मुगल सेना में देर शेर दहाड़ किससे संबंधित है और दस्ती तोपखाने में सम्मिलित क्या है। मुगल काल में संपूर्ण हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। 39वां, मुगल काल में सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता था। 40वां, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई। 41वां, हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सरल हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें देखने से भी नहीं मिलते हैं। खानवा की लड़ाई कब लड़ी गई। शिवाजी के पिता का किस राज्य के जागीरदार थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कौन कहता था। मराठा काल में चौथ शब्द संबंधित किससे है। शिवाजी की सेना में जो अश्वारोही थे वो किस पद से संबंधित है। मराठा सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। मराठा काल में दुर्ग व्यवस्था का अध्यक्ष कौन होता था। शिवाजी की मंत्री परिषद का नाम क्या था। अब अगले की तरफ चलते हैं। 50 पे, शिवाजी के समय में विदेश मंत्री कौन था। भारतीय इतिहास में छत्रपति की उपाधि से अलंकृत किसे किया गया है। शिवाजी की सेना के पिंडारी सैनिक कौन थे। 53 पे, शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है क्यों कहा जाता है। पानीपत का तृतीय संग्राम जो है लड़ाई है कब लड़ी गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। वैसीन का संधि जो है किस किस के बीच में संपन्न हुई थी। वैसीन। सोबराव की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी, किस किस के बीच लड़ी गई थी। सोबराव की लड़ाई कब लड़ी गई थी। सोबराव की लड़ाई जो है किस नदी के किनारे लड़ी गई। सोबराव की लड़ाई में ब्रिटिश जो है कमांडर कौन था। सोबराव की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था। सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे। सिख सैन्य संगठन हेतु खालसा नामकरण किसने दिया था। अब 64 पे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है। सर्वप्रथम अपनी सेनाओं को यूरोपीय पद्धति पर गठित करने का श्रेय किस भारतीय सेनानी को प्राप्त है। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की। भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों को क्या कहा जाता है। 71 पे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम कब लड़ा गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ। 1857 की मुक्ति संग्राम के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। और भारतीय सेना के पुनर्गठन के दौरान प्रेसिडेंसी सेनाएं समाप्त कर दी गई थी। कब कर दी गई। वायुसेना का प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। और भारत का वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। रॉयल इंडिया मैरिन की स्थापना कब की गई।
थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? और यहाँ है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? वर्तमान में वायु सेना का जो प्रमुख हैं वो कौन है? वरुणास्त्र क्या है? सैन्य वर्ण आदर्श वाक्य किसका है? कोविड-19 जो है 19 जो है महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? भारतीय थल सेना का सबसे बड़ा ऑफिसर जो पद होता है वो कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भारत में कौन सी योजना के तहत सशस्त्र बलों के में युवाओं की भर्ती का प्रावधान है? भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत कौन सा है? थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? राफेल क्या है? तो ये सारी जो है आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। इनमें से कुछ जो है मोबाइल पे आप लोगों को मिल जाएंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेंगे। अब इनमें से देख लेना कि देखो 100 हैं तो 100 में से 60 को ही आपको, अगर पहले 60 कर लोगे, पहले मतलब ये है कि पहले 60 को देखा जाएगा, बाकी भले ही 60 के बाद में गलत हैं सही हैं क्या हैं उनको नहीं देखा जाएगा। पहले जो 60 किए होंगे उन्हीं को ही पहले देखा जाएगा, चाहे नंबर से किए हों चाहे किसी भी तरीके से किए हों, बाद में नहीं देखा जाएगा। अब दूसरा पेपर जो है वो है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो है डिफेंस सिस्टम। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी वही 100 हैं। अब इसके पेपर देख लेते हैं डिफेंस, ठीक है, डिफेंस से संबंधित। तो इसमें सबसे पहला है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई का गठन कब किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो के सिद्धांत क्या है? कारगिल समीक्षा समिति की स्थापना कब हुई? जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई थी? रक्षा से आप क्या समझते हैं? रक्षा नीति का निरूपण करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ क्या है? आधुनिक राज्य का रक्षा तंत्र नामक मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तक किसने लिखी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? यदि भारतीय सेना सुरक्षा की पहली पंक्ति है तो कल कारखाना सुरक्षा की दूसरी पंक्ति है, ये किसने कहा था? राष्ट्र की सुरक्षा दुविधा निम्न कारणों से जारी रहती है, कौन कौन से कारण हैं? किसी देश की रक्षा नीति का लक्ष्य क्या होता है, बताइए। अब भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? और भारत में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करता है? वर्तमान CDS का नाम क्या है? भारतीय सेनाओं का संगठन और स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? भारत की रक्षा व्यवस्था में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? मंत्रिमंडल की रक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। अब है भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? रक्षा की द्वितीय पंक्ति कौन सी है? भारत की आंतरिक सुरक्षा कुछ सीमा तक निम्न पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? देखो मैंने जो चिन्ह लगा रखे हैं उनको ध्यान मत देना, आप खुद का ही देखना, ठीक है। एक औचित्यपूर्ण सुरक्षा की धारणा का आधार क्या है? सुरक्षा वास्तव में क्या है? एक प्रकार है किसका? राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र कौन सा है? भारत के सुरक्षा ढांचे का तंत्र क्या है? निम्नलिखित में से कौन सेना का हिस्सा नहीं है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा, ठीक है। वर्तमान एजेंसियां हैं, ठीक है, नहीं वर्तमान प्रवर्तन एजेंसियां हैं, देख लेना ये। सीमा सुरक्षा बल के कार्य क्या रहते हैं? NSG की स्थापना भारत में कब की गई? रैपिड एक्शन फोर्स किस फोर्स से तैयार किया गया है? अब भारतीय सेना को 2.5 मोर्चों पर लड़ना किसने, ये जो कथन है किसने कहा था? सुरक्षा मंत्रालय ढांचे में महत्वपूर्ण श्रेणी का मंत्रालय कौन सा नहीं है? मंत्रिमंडल की रक्षा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री के अंतर सेना समिति के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है। अब है रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? CAPF। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कितने पुलिस बलों को रखा गया है? RPF। पुलिस बल का प्रशासन नियंत्रण किसके पास है?
और इधर है 39वां, गृह मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस बल नहीं है? देश के प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व कौन से पुलिस बल को होता है? सीमा सुरक्षा में किस पुलिस बल को तैनात किया जाता है? सीमा सुरक्षा में, ठीक है। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल निम्न में से कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में आपदा प्रबंधन बटालियन कितनी है? सीआरपीएफ में कुल कितनी बटालियन हैं? स्पेशल ड्यूटी ऑफ ग्रुप के जो कार्य हैं वो क्या हैं? पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप जो है पीडीजी किस पुलिस बल का विशिष्ट बल है? कठोर कार्रवाई के लिए कमांडो को बटालियन को सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है? अब है सीआरपीएफ में कितनी विशिष्ट कोबरा बटालियन होती हैं? बीएसएफ कुल कितनी बटालियन हैं? बीएसएफ की कुल कितनी बटालियन है? जनशक्ति कितनी है? और भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आईटीबीपी भारत और चीन की कितनी लंबी सीमा लगती है? ठीक है। आईटीबीपी के उत्तरदायित्व क्या हैं? सन 1981 ईस्वी में कौन सा पुलिस बल मानसरोवर कैलाश यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है? अब सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्य क्या हैं? सीआईएसएफ अधिनियम 2008 कब पारित हुआ था? पूर्व दिशा में किस बल को विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता है? अब इसमें सशस्त्र सीमा बल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सशस्त्र सीमा बल का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विधिवत गठन कब हुआ था? ठीक है। अब और चलते हैं आगे 62 की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन जो है वो नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? सामरिक नीति दल में कितने पदेन सदस्य होते हैं? सामरिक नीति दल के सदस्य कौन कौन हैं इनमें से? ठीक है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? रक्षा सचिव किसके प्रति उत्तरदायित्व रखता है? रक्षा मंत्रालय का मूल दायित्व क्या होता है? और यहाँ रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन विभाग जो है वो कौन सा नहीं है? रक्षा मंत्रालय के कार्य कौन कौन से जो है नहीं है? रक्षा मंत्रालय का कार्य इनमें से कौन सा है? अब आ गया खुफिया ब्यूरो। आईबी का गठन कब हुआ था? खुफिया ब्यूरो के कार्य क्या हैं? खुफिया ब्यूरो को केवल देश के आंतरिक खुफिया सूचना एकत्र करने का सौंपा गया था। कब सौंपा गया? डेट बतानी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनएफए संस्थापक महानिदेशक कौन थे? राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख कार्य क्या है? मैक मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? ठीक है। मैक का मुख्यालय कहाँ है? सहायक मल्टी एजेंसी सेंटर एस मैक कौन सी है? मैक में आतंकवाद से संबंधित सूचना देश क्या होता है? मैक की स्थापना किस सन में हुई थी? मैक में प्रतिदिन कितनी संस्थाओं के नोडल अधिकारी बैठक करते हैं? पूरे देश में मैक के कितने नेटवर्क सेंटर हैं? नेट ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड की स्थापना जो का प्रस्ताव कब हुआ था? अगला है कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध में दुश्मन की क्या योजना थी? कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने किन तोपों का ज़्यादा प्रयोग किया था? कारगिल युद्ध में घुसपैठियों स्ट्रिंगर मिसाइलों का प्रयोग कर रहे थे। यह मिसाइल किस देश से आई थी? दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला जो युद्ध है वो कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? अब आगे चल के देखो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आगे देखना है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुरक्षा सलाहकार कौन थे? कारगिल समीक्षा समिति 1999 ईस्वी के प्रमुख कौन थे? आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के घटक जो हैं वो कौन से हैं? देखो ये आप लोगों को किताब में ही मिल सकते हैं। डिटेल में अगर देखने हैं तो अगर आप लोग विकिपीडिया या गूगल के भरोसे रहोगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। इनमें से आधे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैक वगैरह से रिलेटेड हैं। अब जो तीसरा पेपर है वो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट
स्टडी, मतलब शांति और संघर्ष का जो है अध्ययन। तो इसमें जो है आधे आप बना सकते हैं, मतलब अपने अंदर से खोज करके देखने पड़ेंगे आधे, मतलब 100 में से करीब 30 जो है आप कर सकते हो। किस भारतीय सैन्य अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सेना का नेतृत्व किया था? निम्न में से संघर्ष निवारण की तकनीकी नहीं है। निम्न में से किसे विश्व में हो रहे आतंकित संघर्षों के सूचकों में चिन्हित नहीं किया गया है? निम्न में से कौन सा तत्व मानव सुरक्षा का अंग नहीं है? निम्न में से कौन विश्वास निर्माण उपायों का साधन नहीं है? चैतन्य में संकट का आरंभ निम्न में से किस तत्व पर आधारित है? संयुक्त राष्ट्र शांति अनुरक्षण निम्न सिद्धांतों से निर्देशित होता है। शांति के 8 स्तंभ किसके द्वारा दिए गए थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ के राजपत्र के 7वें प्रकरण के अंतर्गत जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसका प्रथम उदाहरण कौन से को दिया जा सकता है? किसने कहा था युद्ध जो है संघर्ष का सर्वोच्च रूप है? शांति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? शांति शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तथाकथित नीले हेलमेट कौन है? शांति के लिए कोई रास्ता नहीं है, शांति स्वयं ही एक रास्ता है, किसने कहा था? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? गांधी जी के शांति दर्शन के मूल सिद्धांत को क्या कहा जाता है? गांधी जी ने युद्ध और संघर्ष के समतुल्य सिद्धांत को अपनाया था। किस सिद्धांत को अपनाया था? किसने कहा है कि मनुष्य सदैव दूसरे मनुष्य से युद्ध करता रहता है? राष्ट्र संघ के निर्माण हेतु 14 सूत्री सिद्धांत किसने दिया था? निम्न में से कौन गांधी जी के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं? वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? निम्न में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? UNIDO है, क्या है? जापान ने ताइवान और कोरिया पर कब्जा कब किया था? अब है एटम फॉर पीस की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परीक्षण रोधी दिवस कब मनाया जाता है? मध्य एशिया में परमाणु अस्त्रों पर रोक के लिए संधि कौन सी की गई थी? SDI को प्रस्तावित कब किया गया था? नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? स्टार्ट सेकंड पर निम्न में से किस रूसी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? किसकी संतुष्टि पर निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई? शस्त्र युद्ध के फल हैं ना कि बीज, किसने कहा था? UNHCR है, क्या है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? UN चार्टर के किस अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय विवाहों के शांतिपूर्ण उपाय दिए गए हैं? निम्न में से कौन भारत चीन के विवाद क्षेत्र नहीं है? इंटरवेंशन वेशनस ए लाइफ एंड वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? स्थायी शांति किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? कौन सा उग्रवादी संगठन जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय नहीं है? निम्न में से किस संधि में भारत व चीन के बीच शांति सह अस्तित्व पर जोर दिया गया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन समझौता नहीं है? निम्न में से कौन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष संबंधित नहीं है? UNO के वर्तमान महासचिव किस देश से संबंधित है? UNGA द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में आती है? ब्रिक्स में शामिल अंतिम देश कौन सा है? निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? 4 अप्रैल 2023 को नाटो में शामिल नवीन देश कौन सा बना था? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? 1997 की ओटावा संधि कब हुई थी? ओटावा संधि जो है संबंधित किससे है? निम्न में से कौन जातीय संघर्ष को खत्म करने वाला समझौता नहीं है? गुड फ्राइडे समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? अब है आधुनिक संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण सेना के जनक कौन है? इनमें से बताना है। प्रथम UAN पीस कीपिंग मिशन 1956 क्या था? एशिया से प्रथम UN महासचिव कौन थे?
भारत में आतंकी मामलों से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित केंद्रीय एजेंसी का नाम क्या है? निम्न में से किन के मध्य क्वाड एक स्ट्रेटेजिक सुरक्षा वार्ता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? निम्न में से किन के मध्य ओस्लो एकार्ड संपन्न हुआ? अब है निम्न में से कौन मानवतावादी गैर सरकारी संगठन नहीं है? इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था नहीं है? निम्न में से कौन दो राज्यों के मध्य मंके धातु बांध एक विवाद मुद्दा है? सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? V3W क्या है? निम्न में से किस वर्ष महिला शांति व सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1925 की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई? निम्न में से कौन देश BCIM के भाग हैं? निम्न में से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है? निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन वर्तमान में नागा शांति वार्ता के केंद्र की ओर से वार्ताकार है? निम्न में से कहाँ खारकीय शहर है? निम्न में से कौन सा संगठन किसी देश के विकास को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग करता है? रोहिंग्या लोग मुख्य रूप से निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? NNPG का फुल फॉर्म क्या है? युद्ध मनुष्यों के दिमाग में शुरू होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा का निर्माण भी मनुष्यों के दिमाग में ही होना चाहिए। किसने कहा था? मैतेई अथवा मैथई एक जाति समूह भारत के किस भाग्य में राज्य के मूल निवासी हैं? निम्न में से कौन वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का सुप्रीम नेता है? चीन के BRI के मुकाबले G7 देशों की परियोजना है, इसको बताना है। अगले हैं 83। निम्न में से कौन शक्ति संतुलन बनाए रखने का तरीका नहीं है? निम्न में से कौन शस्त्र नियंत्रण संधि से संबंधित नहीं है? सामूहिक प्रतिकार स्ट्रैटेजी निम्न में से किसका प्रतिशुद्ध परिणाम थी? स्वतंत्र भारत में पहला और सबसे महत्वपूर्ण विप्लव कौन सा हुआ था? कहाँ हुआ था? भारत सरकार ने कारगिल संघर्ष के पश्चात सीमा प्रबंधन एक कार्यबल का गठन किया, जिसके चेयरमैन कौन थे? 1 जनवरी 1949 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू होने का आधार था। संयुक्त राष्ट्र संकल्प कब लिया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन UN मिस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अब है 90वां। निम्नलिखित में से किसने कहा था शत्रु को संपूर्ण निशस्त्र कर देना अथवा बलपूर्वक सत्याच्युत करना सदैव युद्ध का उद्देश्य होना चाहिए? निम्न में से कौन उग्रवादी संगठन मणिपुर के विप्लव से संबंधित नहीं है? भारत व श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना सेना भेजने हेतु किस वर्ष एक समझौता हस्ताक्षर हुआ? किसने कहा है कि शांति का अंत नहीं है, शांति युद्ध की तरह नीति का एक साधन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीन और स्वतंत्रता का अधिकार है? विश्वास बहाली के उपायों के विचार का उद्भव कब हुआ था? संघर्ष समाधान प्रक्रिया में शांति बनाए रखने का सही क्रम क्या है? तो इसमें भी गलत दे रखा है, ये आप लोग देख लेना। उसमें है पीस कीपिंग, कुछ ऐसी है, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग। ये पीस बिल्डिंग जो है बीच में नहीं है, ठीक है। और 97 किसने कहा था? वे राष्ट्र जिनके पास परमाणु बम है उनके मित्र भी उनके भयभीत रहते हैं। सामूहिक विनाश के शस्त्रों की शोध, उत्पादन तथा उनकी तैनाती पर प्रतिबंध को क्या कहा जाता है? संघर्ष त्रिकोण का मॉडल किसने विकसित किया था? निम्नलिखित में से कौन जो है गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती नहीं है? ठीक है, देखो ये मैंने अपने अनुसार लगाए हुए हैं। यहाँ मैंने 2 लगाए हुए हैं, तो जैसे कि परमाणु पनडुब्बी, आतंकवाद लगा रखा है। तो इसमें देखो गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौती जो है वो परंपरागत रूप से नहीं चला आ रहा है, वो उनमें से मुझे आतंकवाद भी लग रहा था और परमाणु पनडुब्बी सुरक्षा भी लग रही थी, क्योंकि ये पहले से नहीं चला आ रहा है, ठीक है, गैर परंपरागत है। तो मैंने ये दोनों किए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सब लोगों ने ये किया, तो मैंने ये कर दिया। अब चौथा पेपर जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि आपका अनुसंधान, मतलब आपके द्वारा की हुई कोई भी जो रिसर्च होती है वो किस तरीके की होती है, उसमें क्या क्या होता है, पहला टॉपिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। जो भी आप पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा।
इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का उदाहरण है? वह बिंदु जहाँ शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है क्या कहलाती है? एक क्रॉस सारणीकरण कौन सा है इनमें से? अलाय शोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही है? विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध डिजाइन किए गए हैं। समस्या को परिभाषित करने और परिकल्पना सुझाने के लिए किस प्रकार के शोध का उपयोग किया जाता है? अनुसंधान पद्धति में व्याख्या की खोज किसने की? किसी शोध कार्य का लिखित प्रारूप क्या कहलाता है? एक अच्छे प्रतिदर्श का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड इसकी क्या होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की शोध परिकल्पना एक पूर्व अपेक्षा है? शोध प्रक्रिया का अंतिम जो स्थिति होती है, मतलब किसी चीज़ की हमें खोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसके बारे में, तो लास्ट का जो अंतिम पद्धति होती है वो क्या होती है? अनुप्रयुक्त शोध को भी क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? मौलिक शोध को इस नाम से भी जाना जाता है। शुद्ध गणित या प्राकृतिक नियमों से संबंधित शोध इसका उदाहरण है। किसका है? वर्णनात्मक शोध वह शोध का प्रकार है। कौन से शोध का प्रकार है? चरों के बीच कारण एवं प्रभाव संबंध का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? एक शून्य परिकल्पना जो है इनमें से क्या है? समस्या को हल करने के लिए तकनीकी ज्ञान का निर्माण होता है। ये क्या है? निम्नलिखित में से किसने बिना किसी परिकल्पना को जानने का तरीका नहीं बनाया जा सकता है? अब अगला है, तकनीकी रिपोर्ट का संक्षिप्त जो सारांश होता है वो क्या होता है? तकनीकी तरीके से जो की गई जो रिपोर्ट होती है उसका अंतिम शोध रिपोर्ट नहीं है। प्राथमिक डेटा क्या होता है? सर्वेक्षण करने से प्राप्त आंकड़े क्या कहलाते हैं? देखो, जब कभी हमें ना ये क्वेश्चन जो है ना ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वहाँ हमें इसका अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है जब कभी, तो दोनों जगह देखना है, ठीक है। प्राथमिक डेटा एकत्र किया जा सकता है। शोध प्रश्नों के उत्तर की खोज को संग्रह किया जाता है। शोध करने की प्रक्रिया में परिकल्पना का निरूपण किया जाता है। डेटा संग्रह की उचित जो विधि का चयन है निम्न पर किसके ऊपर आधारित है? संरचित अवलोकन निम्नलिखित के मामले में उपयुक्त है। एक शेड्यूल सामान्यतः भरा जाता है। शोध में जानकारी के जो है वो कैसी जानकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डेटा का उदाहरण है? प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के बीच अंतर का मुख्य बिंदु निम्न में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? शोध डेटा के दो प्रकार बताइए। प्रयुक्त विशेष शब्दों और वाक्यांशों की सूची इस प्रकार इस रूप में है। शोध विधि में व्याख्या की खोज क्या है? डेटा की व्याख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित है? एक सार में जो क्या शामिल होता है? किसी शोध कार्य का लिखित प्रारूप क्या कहलाता है? डेटा संग्रह और परिणाम की प्रस्तुति के बीच समय अंतराल होने पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? एक शोध प्रबंध के मूल तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? अब और भी है भाई, अभी 43 पे है। यदि शोधकर्ता का शोध समस्या से परिचित नहीं है तो विषय का जो ज्ञान है प्राप्त करने के लिए कौन सा अध्ययन किया जाएगा? एक शोध समस्या तभी संभव है, इनमें से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है? शोध डिजाइन रणनीति में निम्नलिखित को छोड़ करके सभी अवयव शामिल हैं। शोध डिजाइन का जो तात्पर्य है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? माध्य से प्रतिक्रिया किस सीमा तक भिन्न होती हैं, इसका माप क्या कहलाता है? अब एक प्रक्रिया के रूप में शोध के अर्थ का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश प्रासंगिक नहीं है? शोध का उद्देश्य प्रभावी माध्यान्ह भोजन हस्तक्षेप आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना है। इस अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बुनियादी और व्यवहारिक शोध दोनों का सार इसमें निहित है। यह वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है क्योंकि यह चर पर किसी भी नियंत्रण के बिना मौजूद है। थीसिस लेखन का प्रारूप जो है किस प्रकार है? नियंत्रण
नियंत्रित समूह शर्त लागू की गई थी? कब, कैसे? एक डॉक्टर डेंगू बुखार की 2 दवाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है। उनके शोध को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाए कि, अब देख लेना इसमें से केस स्टडी है इसमें, पर आप लोग देख लेना, सही लगे वही आप लोग करके आना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध उपकरण है? यहाँ भी मुझे कन्फ्यूजन सा है यार। देखो प्रश्नावली कैसे हो सकता है, क्योंकि सब लोग प्रश्नावली कर रहे तो मुझे करके आना पड़ा, लेकिन चित्रण जो है हमारे सामने जो होता है वो एक उपकरण की तरह होता है। जो सामने अगर कोई चित्रण है तो हमें अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से हम उसे समझ करके अपना शोध जो है कर सकते हैं। तो वो एक शोध उपकरण होना चाहिए। ग्राफ जो है कॉपी पे लिखा हुआ रहता है तो ये उपकरण नहीं हुआ। प्रश्नावली जो होती हैं वो भी किताब में रखी हुई रहती हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। आरेख भी इसी में होते हैं। तो इन तीनों में से मुझे चित्रण लग रहा था, लेकिन मैं चित्रण नहीं करके आया। इस पर गोल घेरा इसी वजह से लगाया कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैंने ये नहीं कर रहा। यदि ऐसा हो तो शोध को नैतिक नहीं माना जाता है। देख लेना क्या है। इनमें से कौन सा गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीकी है? एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो उसे अध्ययन के लिए कौन से उपकरण लेने चाहिए? वह शोध जो एक ही डिजाइन लेकिन एक अलग नमूने का उपयोग करके एक अध्ययन के निष्कर्षों की जांच करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सी शोध पद्धति शोध के लिए बॉटम अप है? वह शोध जो एक चरण के लिए गुणात्मक तरीकों और अगले चरण के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नाम मात्र चर के रूप में वर्णित किया जाता है? जब किसी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना होती है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से सब प्रत्येक को करना महत्वपूर्ण है, सिवाय किसके? शोधकर्ता किसी समूह के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए गुप्त रूप से उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है। यह शोधकर्ता इस प्रकार कार्य कर रहा है कि इसे क्या कहेंगे? एक क्रमिक पैमाना है, माप के सरल रूप है, पूर्ण रूप से देख लेना। निम्नलिखित में को छोड़कर सभी द्वितीयक डेटा के स्रोत हैं। कौन सा सह संबंध सबसे मजबूत है? प्रायोगिक अनुसंधान की मुख्य परिभाषित विशेषता क्या है? यह है, इनमें से बता देना। किसी प्रयोग में जिस समूह को हस्तक्षेप प्राप्त नहीं है उसे क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नमूनाकरण त्रुटि सबसे कम उत्पन्न करेगा? शोध रिपोर्ट के किस भाग में इस बात का विवरण होता है कि शोध योजना कैसे बनाई गई और कैसे संचालित की गई? महत्व स्तर इनमें से किसका सबसे ज़्यादा है? टाइप 1 त्रुटि ऐसी स्थिति में होती है जहां, इनमें से सही कौन सा है? एक ग्राफ जो डेटा को दर्शाने के लिए उदाहरण पट्टियों का उपयोग करता है, क्या कहलाता है? परिकल्पना का कार्य कौन सा जो है नहीं है? एक असंरचित साक्षात्कार जो है वो क्या है? किस समस्या की पहचान करने के लिए आमतौर पर एक शोध उपकरण का पूर्व निरीक्षण किया जाता है? व्यवस्थित नमूनाकरण कौन सा है? इनमें से एक शोध में आंतरिक वैधता गुणात्मक शोध निम्नलिखित में से किसके निर्णय का एक विकल्प है? एक छवि धारणा या अवधारणा जो मापने में सक्षम है उसे क्या कहते हैं? एक स्वतंत्र चर को परिभाषित किया जा सकता है, इनमें से कौन सा है? कौन सा विकल्प गुणात्मक दृष्टि को सबसे कम संबंधित है? अब 86 मात्रात्मक शोध में परिणाम प्रदर्शित करने के लिए संचार की किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? शोध रिपोर्ट लिखना शुरू करने से पहले विकसित करने की सलाह दी जाती है। शोध प्रश्न विकसित करते समय क्या मदद मिलती है? शोध योग्य प्रश्न विकसित करने में शामिल नहीं होगा, क्या नहीं होगा? निगमनात्मक सिद्धांत वह है जो सैम्पलिंग फ्रेम का आशय क्या है? ओ भाई यार, पढ़ते पढ़ते मेरी बैंड बच गई इन क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बंद प्रश्नों का लाभ है? शोधकर्ता से संबंधित विचार करने योग्य नैतिक मुद्दा कौन सा है? अध्ययन आबादी में कुल 60% महिलाएं और 30% पुरुष धूम्रपान करने वाले हैं। यह एक कौन सी परिकल्पना है? किस अध्ययन में अनजाने में हुई त्रुटि के लिए अनुसंधान प्रक्रिया का कौन सा पहलू जिम्मेदार हो सकता है? साहित्य समीक्षा का क्या कार्य है?
साहित्य की समीक्षा में जानकारी को किस ढांचे में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपके पास इस बारे में कोई विशिष्ट विचार है कि किसी चीज़ पर शोध किया जाना है तो आपको ऐसा करना चाहिए। अपने पर्यवेक्षक से बात करनी चाहिए, अनुसंधान के लिए तैयार करें, उद्देश्य तैयार करें, किसी शोध समस्या के चयन के 12 चरणों को एक शोध प्रस्ताव लिखें। अध्ययन जनसंख्या के बारे में जानकारी है। इसमें ना कन्फ्यूजन में था, घटना जो अध्ययन है वो जनसंख्या के बारे में जानकारी है या लोगों का अध्ययन जो है जनसंख्या के बारे में जानकारी है। इन दोनों में से कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैं किसी को नहीं करके आया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा का उदाहरण है? घरेलू हिंसा, आय, वजन, किलोग्राम, ऊंचाई। अब देख लेना, हमारे पेपर हो गए ख़त्म, 4 हो गए और एक जो है अभी बाकी है जो माइनर होता है। माइनर के बारे में मैं आप लोगों को बता ही दूंगा अभी जैसे ही आ जाएगा। अभी इन प्रश्नों को दिखाने का मेरा मतलब यही था कि आप लोगों को पता चले किस तरीके से एक टॉपिक की इनसाइड जो है, इनसाइड मतलब डेप्थ में से क्वेश्चन ले करके यहाँ छाँट करके दिए गए हैं। मेन चीज़ जैसे कि दिख रहा है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी मेन चीज़ों में से दिए गए हैं। और करंट जो है ना, करंट जीके के काफ़ी इसमें क्वेश्चन से आप लोगों ने देखे होंगे। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है किस तरीके से आप इसको पढ़ के आते हैं। 100 में से 60 करने हैं, मतलब 40 छोड़ करके आने हैं। नेगेटिव में होती नहीं है, सबको करना है, लेकिन पहले उन्हीं को करना है जो आ रहे हैं, उसके बाद बाकियों को करना है। क्योंकि पहले 60 जो है ना क्रमबद्ध तरीके से देखे जाएंगे, कि चाहे 20 से स्टार्ट करो चाहे 40 से करो। अगर बाद में तुमने कोई से भी किए वो संभारे नहीं जाएंगे, पहले 60 किए जाएंगे, मतलब नंबर से 1 से 100 तक में जो 60 होंगे वो पहले किए जाएंगे। 60 के बाद में गिने जाएंगे, और पहले 60 गिने जाएंगे, उसके बाद अगर ज़्यादा कर दिए तो वो नहीं गिने जाएंगे। तो मतलब 60 के 60 ही करके आने, ज़्यादा नहीं करने भाई लोगों। और दूसरी बात आप लोगों को ना याद करने की ये है, ध्यान रखने की ये है कि देखो पहले में मिलिट्री स्ट्रेटजिक वगैरह वैसी ही थी नॉर्मल, ठीक है, करंट वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा थी। दूसरा है ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा जो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, चौथा रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब शोध अनुसंधान। तो इन चारों की जो किताबें हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। नहीं तो आप गूगल वगैरह से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि इनमें से उनमें ना के बराबर ही आएगा। ओनली करंट समझ में आएगी, बाकी तुम बैठे ही रहोगे, क्योंकि गूगल पे तो सिर्फ डेट दे रखी होती है और ये क्या है उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा होता है। अगर कंप्लीट चाहिए तो आप लोगों को वो करना ही पड़ेगा, किताब कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से PDF लेना पड़ेगा, या सर से मांग लेना, किसी से भी मांग लेना।